डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास में भारतीय किसान आंदोलन का अध्ययन कर रहे थे। उसमें 2 क्लासों का अध्ययन कर चुके हैं और उसमें जो आरंभिक विद्रोह था, यानी आदिवासी किसानों का विद्रोह, जिसे ब्रिटिश शासन ने कुचल दिया था। फिर जैसा कि हमने देखा था कि दूसरे चरण का विद्रोह ऐसा विद्रोह था जिस विद्रोह को ब्रिटिश शासक ने कुचला नहीं बल्कि उनकी मांगों को मान लिया। और ऐसा इसलिए कि ये द्वितीय चरण का जो विद्रोह था, जिसका पीरियड हमने बताया था 1857 के विद्रोह के बाद से लेकर के 1914 ईस्वी तक, यानी प्रथम विश्व युद्ध तक का समय। तो इसमें जो भी किसान आंदोलन हुए हैं उसकी विशेषता ये रही कि ब्रिटिश सत्ता के विरोधी नहीं थे और न ही जमींदारी प्रथा के विरोधी थे, बल्कि उनका विरोध सिर्फ इसलिए था कि जो व्यवस्थागत त्रुटियां थीं, जो सिस्टम में गलतियां थीं जिसके कारण उनका शोषण हो रहा था, सिर्फ उनका वो समाधान करना चाहते थे। तो इसलिए ब्रिटिश सत्ता ने इनके आंदोलन को दबाया नहीं बल्कि उनकी मांगों को पूरा करके उनके आंदोलन को समाप्त कराया। तो उसमें कल भी क्लास में हम लोगों ने देखा था कि नील आंदोलन कुछ इसी प्रकृति का आंदोलन था। इसमें क्या हुआ, तो अंग्रेजों ने नील किसानों की मांगों को माना और जो नील उत्पादन के प्रति जो शोषणात्मक नीति थी उसका दमन किया। तो ठीक उसी प्रकार से आज के क्लास में हम इसी नेचर के, इसी स्वरूप के 2 विद्रोहों को देखने जा रहे हैं। एक है पावना विद्रोह और दूसरा है दक्कन उपद्रव। ये दोनों ऐसे विद्रोह हैं या उपद्रव हैं जिसमें ब्रिटिश सत्ता का विरोध नहीं किया गया और न ही जमींदारी प्रथा का विरोध किया गया, बल्कि विरोध किया गया कि उस व्यवस्था के तहत, जिस व्यवस्था के तहत इनका शोषण हो रहा था, जिस शोषण के लिए ब्रिटिश सत्ता उत्तरदायी नहीं थी बल्कि स्थानीय व्यवस्थाएं जिम्मेदार थी। अंग्रेजों ने उसे दूर कर दिया और विद्रोह भी समाप्त हो गया। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि पावना विद्रोह क्या था। देखिए, जहां तक पावना का प्रश्न है तो ये पूर्वी बंगाल का एक जिला है, ठीक है, पूर्वी बंगाल का एक जिला है। और इस जिले में सब 1873 से लेकर 76 तक किसान आंदोलन, और इस आंदोलन के जो है वो निम्न कारण थे। कारणों का यदि विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाए तो सबसे पहला काउज जो हमें दिखाई पड़ता है वो कि जमींदारों के द्वारा जो लगान की दर था वो सीमा से अधिक बढ़ा दिया गया। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था वो ये था कि 1859 के अधिनियम 10 के तहत
मालिकाना अधिकार किसानों को नहीं मिल रहा था। मालिकाना अधिकार नहीं दिया जा रहा था। अब इसके विरोध में जो ये दो कारण थे, इसके विरोध में सबसे पहले जो आवाज उठी वो पाबना जिला के यूसुफ शाही तालुका में और कब उठी तो 1873 ईस्वी में। और यहां इस यूसुफ शाही तरीका में जो निर्णय लिया गया कि किसान संघ की स्थापना किया जाए। किसान संघ क्या हुआ? स्थापित हुआ और फिर इसका विस्तार हुआ। विस्तार कहां कहां हुआ? तो ढाका, मैमनसिंह, उसके बाद अगला है चटगांव, उसके बाद है बेकरगंज, उसके बाद है त्रिपुरा, उसके बाद है बोगरा और राजशाही। इन सभी जिलों में जो है वो किसान संगठन स्थापित होने लगे और प्रतिक्रिया स्वरूप ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने 1885 ईस्वी में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया। बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया और उसके बाद समस्या का समाधान। ठीक है, तो पाबना विद्रोह में इतनी सारी बातें आपको जाननी, जो इसका बाद में चल के इम्पैक्ट होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले घटना को देखते हैं कि आखिर पाबना विद्रोह का घटना था क्या। तो इस विद्रोह में पहली बार ये क्वेश्चंस भी आपको आएगा कि वहाँ की जनता ने बाज़ाब्ता तौर पे घोषणा किया था कि हम महामहिम की प्रजा है। महामहिम किसको कहा गया? ब्रिटिश क्राउन को। और हम उसके महामहिम की प्रजा बनकर रहना चाहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आंदोलन शुरू हुआ तो शुरू होने के साथ ही घोषणा की गई कि हम ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध आंदोलन नहीं कर रहे, ब्रिटिश सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में इस आंदोलन को देखने की जरूरत है। अब पूरा घटनाक्रम या तथ्यात्मक विवरण भी महत्वपूर्ण होता है किसी भी विद्रोह के लिए। तो तथ्यात्मक क्रम में सबसे पहली बात अपने मस्तिष्क में बिठाइए कि पाबना एक जगह का नाम, जो कहाँ है? तो पूर्वी बंगाल में। अगर आज की तुलना करें तो ये बांग्लादेश में। कहाँ है? बांग्लादेश में।
ये सब भी देखिए, देखते हुए किताब में जो बातें लिखी हुई हैं उससे डिराइव होकर के कोई चीज निकलता है तो उसको जरूर देख लीजिए। इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा फैक्ट्स आप याद किए हुए हैं और जो डिराइडेड थॉट्स है उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। जैसे कि डिराइव थॉट है कि पापना के बारे में पूरा पढ़ लिया, लेकिन पापना वर्तमान में है कहाँ, ही जाना ही नहीं। तो जो क्वेश्चन सेटर होता है, खासतौर से जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन सेट करता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट करता है, वो इस ओर पक्का ध्यान रखता है कि जो सतही अध्ययन स्टूडेंट कर रहा है वो कभी भी गहराई में जाकर के चीज़ों का पता नहीं लगाएगा, और हम पूछ लेंगे तो वो फेल कर जाएगा। तो बहुत हड़बड़ी नहीं लेना है छात्रों, हर चीज़ को समझ समझ करके अब बहुत आराम से चीज़ों को याद करना है, उससे जुड़ी हुई बातों को भी देखना है, ताकि आपका उस सेक्शन से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो हल हो जाए। सबसे पहली बात कि पाबना जो है वो पूर्वी बंगाल में था, वर्तमान समय में ये बांग्लादेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ किसानों ने 1873 से 76 के बीच में आंदोलन किया। ठीक है, दूसरी बात ये है, अब देखिए कि आंदोलन जो किया तो इसके पीछे दो काउज थे। पहला काउज जो था वो ये कि जमींदारों के द्वारा जो है वो लगान की दर सीमा से अधिक बढ़ा दिया गया था। वहां अंग्रेजों ने जो लगान की दर निर्धारित की थी वो कुल उपज का 50% था, और जमींदारों के द्वारा, चूंकि जमींदारी प्रथा के अधीन था, आप जान रहे हैं कि 1793 ईस्वी से ही इन क्षेत्रों में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट लागू था, जिसमें भूमि की मालिक जो है वो मान लिया गया था किसको, तो जमींदारों को। तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो रेट फिक्स करती थी ब्रिटिश सरकार, और जमींदार जो है उसी रेट पर भूमि से भू राजस्व की वसूली करते थे। लेकिन किराया तय नहीं था, क्योंकि भूमि का मालिक के जमींदारों को मान लिया गया था, तो किराया के नाम पर जो है वो भू राजस्व को बहुत बढ़ा दिया करते थे। तो शिकायत इस बात की थी कि जो ब्रिटिश शासन ने भू राजस्व निर्धारित किया है उससे अधिक नहीं लिया जाए, और जमींदार रहे, ये नहीं कि जमींदारी खत्म कर दिया जाए, लेकिन वो नियमों से आबद्ध रहे, बंधे हुए रहे, उच्छृंखल व्यवहार ना करें किसानों के साथ। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए कि किसानों ने दो घोषणाएं की कि हम ना ही ब्रिटिश सत्ता के विरोधी हैं और न ही जमींदारी प्रथा के विरोधी हैं। हम विरोधी किसके हैं, तो जमींदारों के द्वारा जो अधिक भू राजस्व की वसूली की जा रही है उसके विरोधी। ठीक है, अब देखिए दूसरा उनका असंतोष क्या था कि ठीक है 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को भूमि की मिल्कियत दे दी थी, लेकिन उसके बाद 1859 के अधिनियम 10 के तहत उसी मिल्कियत में किसानों को भी मिल्कियत का अधिकार दिया गया। किसानों को मिल्कियत का अधिकार क्या, कि निर्धारित वर्षों तक अगर कोई किसान किसी भूमि पर खेती कर लेता है तो फिर उसकी बेदखली जमींदार नहीं कर सकता है। तो जब बेदखली नहीं कर सकता है, इसका मतलब कि इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से वो प्रॉपर्टी उसकी हो गई। वहीं से दखल का सिद्धांत उभर करके सामने आया, ऑक्युपेंसी का, कि जिसका कब्जा है कोर्ट उसी को मानती है, इसी का है, चाहे लिखा हुआ किसी के नाम से हो। अगर विवाद बहुत बढ़ जाता है तो फैसला इससे होता है कि दखल किसका है। पुलिस का रोल रहता है आज भी क्या, कि स्टेटस को मेंटेन किया जाए, जिसके पक्ष में, जिसके कब्जा में प्रॉपर्टी है वही उसके बाद आप जाके कोर्ट में लड़िए, और जब फैसला होगा तब फिर पुलिस एक्टिव होगी। तो यहां पर ये जो बुनियादी चीज आया था वो 1859 के दिन 10 के तहत, कि एक निर्धारित समय तक कोई भी किसान अगर किसी भूमि पर खेती कर रहा है तो उससे उसकी बेदखली नहीं हो सकती। जबकि जमींदार क्या कर रहे थे कि अधिक राजस्व के लिए, कि कोई दूसरा किसान बोला कि थोड़ा हम ज़्यादा देंगे बाबू, तो पूर्व वाले को हटा के उसको दे दिया।
तो ये 1859 के अधिनियम 10 के खिलाफ था। तो ये दो जो काउस थे बहुत बड़े काउस थे। काउस दो ही थे पाबना विद्रोह के, लेकिन उन दोनों काउस काफी बड़े थे। अब क्या हुआ कि इन लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक तरीका अपनाया। कोई ऐसा नहीं था कि लड़ाई झगड़ा करने लगे, आक्रमण कर दिया। तो इन लोगों ने क्या किया कि विरोध में सबसे पहले एक बैठक हुई यूसुफशाही तालुका में। पाबना तो जिला था ना, तो उसका एक जगह था, तालुका था यूसुफशाही। वहां एक किसानों की बैठक हुआ, निर्णय लिया गया कि हम लोग इस समस्या के समाधान के लिए किसान संघ की स्थापना करें। अब किसान संघ की जो स्थापना करें तो उसके लिए पैसा की जरूरत है। पैसा की जरूरत क्यों? तो किसान संघ इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई लड़ेगा। किससे? जमींदारों से। तो कानूनी लड़ाई के लिए आवश्यकता था धन का ना। तो एक्चुअली में किसान संघ की स्थापना दो उद्देश्यों से की गई। एक उद्देश्य तो ये कि धन इकट्ठा किया जाए, और दूसरा उद्देश्य क्या कि इस धन का प्रयोग जो अनुचित कानूनी प्रत्यारोपण है, जो अनुचित करारोपण है, उसके खिलाफ जमींदारों को हराया जाए। तो इन दो उद्देश्यों के लिए किसान संघ की स्थापना हुई, और यूसुफशाही तालुका में ही सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई। जब सफलता मिल गई इसको, तो वहां से मुकदमा अपने अपने खेतों के लिए किसान लड़ना शुरू किए। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ा, सफलता मिली तो हर जगह किसान संघ बनने लगे। अब गौर से देखिए कि जितना है ना, वो अभी वर्तमान में सब का सब बांग्लादेश में, यानी एक प्रकार से समझिए तो ये विद्रोह जो था वो बांग्लादेशी विद्रोह था आज के कंटेक्स्ट में, पाबना विद्रोह। तो कौन कौन? तो ढाका, मेमनसिंह, चटगांव, बेकरगंज, त्रिपुरा, बोगरा और राजशाही, इन सभी जगहों पे किसान संघों की स्थापना हुई, और किसान संघ ने जो है वो जमींदारों के खिलाफ जो है वो मुकदमे दायर किए। ये कितना ऐसा आंदोलन का रूप ले लिया कि ब्रिटिश शासन को हस्तक्षेप करना पड़ा, और ब्रिटिश शासन ने आश्वासन दिया कि अब जो है वो जमींदार इस तरह का काम नहीं करेंगे। जमींदारों ने बंद कर दिया। बंद करने के बावजूद ब्रिटिश शासन ने इसके अस्थायी समाधान के लिए 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित कर दिया। और उस टेनेंसी एक्ट, इसको बोलते हैं बंगाल टेनेंसी एक्ट, इतना मजबूत है कि आज भी बंगाल में यही एक्ट लागू है। आप कलकत्ता में कोई मकान ले लीजिए, आपको उसका मकान मालिक बिना उचित कारणों के मकान से अलग नहीं कर सकता है। इसीलिए वहां किराया जो दिया जाता है तो पगड़ी सिस्टम वहां है कि पहले ही जो है किराएदार से ले लिया जाता है, और किराएदार को क्या है कि मकान मालिक रसीद देगा। बिना रसीद के पेमेंट के वो पेमेंट नहीं करेगा, चाहे कितना बड़ा से बड़ा आदमी आप क्यों ना हो। यह वैधानिक है, और आप उसको घर से बेदखल नहीं कर सकते। मान लिया आपका घर टूट फूट गया, आपको नया बनाना है, तो फिर नया बनेगा तो उसमें भी उसका अधिकार हो। हम लोग के बिहार में ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों? हालांकि बिहार भी जमींदारी व्यवस्था से ही प्रभावित था, लेकिन ये टेनेंसी का मामला बंगाल में हुआ। इसीलिए टेनेंसी एक्ट कहाँ पारित हुआ? बंगाल में, और उसका प्रभाव, उसका प्रचलन आज भी हम लोग को देखने को मिलता है। क्लियर? अब आइए इसका समीक्षा करते हैं, इस पाबना विद्रोह का। तो समीक्षा अगर आप कीजिएगा इसका, इस विद्रोह का, तो सबसे बड़ी बात यह है कि समीक्षा में कि ये सफल क्यों हुआ। तो इसकी सफलता हेतु जो उत्तरदायी कारक है, जो अकाउंटेबल कॉज है, वो है जनता के मध्य एकता। जनता के मध्य एकता, ठीक है।
अब देखिए, ये जनता के मध्य एकता का मतलब क्या हुआ कि जो अधिकांश जमींदार थे ना, वो हिंदू थे इस इलाका में, और अधिकांश काश्तकार जो थे वो मुसलमान थे। अब ये अधिकांश जमींदार और अधिकांश काश्तकार कहा गया, इसका मतलब ये नहीं कि सभी जमींदार हिंदू थे और सभी काश्तकार मुसलमान थे। बात समझ में आई? अधिकांश जमींदार हिंदू थे, इसका मतलब कि 80% हिंदू थे, 20% मुसलमान जमींदार भी थे। और अधिकांश किसान मुसलमान थे, इसका मतलब 80% मान लिया जाए मुसलमान किसान थे, तो 20% हिंदू किसान थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अगर धर्म के आधार पे आंदोलन में विभाजन हो जाता तो फिर पाबना में जो भूधारण पद्धति से संबंधित समस्याएं थी उसका समाधान नहीं होता, और यदि समाधान नहीं होता तो कृषि को बहुत बड़ा नुकसान होता। जब व्यवस्थाएं सही ढंग से नहीं चलती हैं तो इससे कोई एक पक्ष प्रभावित नहीं होता, सभी पक्ष प्रभावित होते हैं। क्या होता कि ऊंची दरें थी, एक समय आता कि पाबना के किसान जो थे वो उत्पादन नहीं करते, तो फिर जमींदारों को भू राजस्व भी नहीं मिलता। अब सब कुछ रहने के बावजूद भी खींचा-खींची में यदि उत्पादन समाप्त हो जाता तो पूरा कृषि व्यवस्था चरमरा जाती कि नहीं, ये आप बताइए। तो संघर्ष अगर गलत तरीके से होता है तो उससे पूरी व्यवस्था ही बैठ जाती है। तो पाबना विद्रोह का सबसे बड़ा सफलता यह था कि यह संघर्ष बहुत व्यवस्थित ढंग से और बिना विवादों के बीच हुआ। नतीजा के तौर पर आंदोलन को पूर्ण सफलता मिली कि जो डिमांड था वो पूरा हुआ। अगर इसको रिलीवेंट कर करके हम लोग अपने बिहार से देखें तो 1970 के बाद यानी 80 के दशक में बिहार की उत्पादकता पूरी गिर गई थी। बारिश भी हो रही थी, जल भी था, भूमि भी उर्वरक थी, करने वाले लोग भी थे, लेकिन बिहार के 50% से ऊपर भूमियों पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि फसल बोले। तो इससे किसको लॉस हो रहा था? क्या सिर्फ बिहार के भूपतियों को लॉस हो रहा था? नहीं, किसानों को भी लॉस हो रहा था, वो भी भूखों मर रहे थे। तो जो भूपति और किसान के बीच का विवाद था, उस विवाद का समाधान नहीं स्वतंत्र भारत की सरकार में नहीं हो पाई थी। परिणाम स्वरूप लगभग 15 वर्षों तक बिहार नक्सलवाद से प्रभावित रहा। कितने लोग गांव छोड़ के शहरों में चले आए, भूमियां वीरान रही, लाल झंडा गड़ गया उसमें। तो लाल झंडा जिसने गाड़ा उसको भी नुकसान, जिसके लिए गाड़ा गया उसको भी नुकसान। इस कंटेक्स्ट में अगर पाबना विद्रोह को हम देखते हैं तो पाबना विद्रोह उतना समय पूर्व ब्रिटिश शासन में भी एक सुलझा हुआ एक सफल विद्रोह था। क्यों? क्योंकि इसमें संघर्ष के रास्ते वैधानिक तरीके से अपनाए गए और स्थापित सत्ता का विरोध नहीं किया गया। कभी धर्म के आधार पर संगठित करने का प्रयास ही नहीं हुआ। पाबना विद्रोह में संगठित करने का जो प्रयास हुआ वो मुद्दों के आधार पर हुआ, समस्या के आधार पर हुआ कि ये समस्या है, ये समस्या का प्रभाव दोनों पक्षों पे बुरा पड़ने वाला है। हम जमींदारों के खिलाफ नहीं हैं, हम ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ नहीं हैं, हम इनके शासन में जो व्यवस्था गलत हो गई है उसके खिलाफ। व्यवस्था क्या थी कि भू राजस्व की दर 50% है, इतना देने के लिए हम तैयार हैं। इससे अधिक जो आप मांग रहे हैं वो अवैधानिक है और इसको कानूनी तरीके से उन्होंने लड़ा। तो कभी भी लोगों को धर्म के आधार पर संगठित ही नहीं किया गया। अगर धर्म के आधार पर पाबना विद्रोह को संगठित किया जाता तो फिर जमींदार जीत जाते, व्यवस्था वही रहती, और व्यवस्था यदि वो रहती तो फिर उत्पादकता आने वाले समय में कुछ वर्षों के बाद गिर जाता।
तो इतिहास से इस तरह के घटनाओं से लेसन लेने की जरूरत है। कोई ढकी छुपी हुई बात नहीं, इससे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस घटना से कोई इनकार नहीं कर सकता कि संघर्ष जब भी हो तो वैधानिक हो, अवैधानिक नहीं। तो क्लियर? तो हम समझते हैं कि पाबना विद्रोह के एक वस्तुनिष्ठ व्याख्या और विषयनिष्ठ व्याख्या दोनों आप करने में सफल रहे। किस ढंग से होमवर्क बना के लाएंगे आप देख लिए, किस ढंग से इसको मेंस के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें आप क्लास में देख लीजिए, क्योंकि कल आपको जो बड़े बड़े से नील आंदोलन पढ़ाया मैंने, तो नील आंदोलन को अलग से लिख करके लाइए। ये जीएस के लिए काफी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आगे बढ़े। अब देखिए दूसरा जो है वो है दक्कन उपद्रव। क्या है? दक्कन उपद्रव। सबसे पहले तो ये जाने कि दक्कन कहते किसको है। तो आमतौर पे आपको पहले भी हम हिस्ट्री क्लास में जो मुगलों की दक्षिण नीति पढ़ा रहे थे उस समय विस्तार से बताया था। यहाँ भी फिर से थोड़ी बात दोहरा देते हैं कि आमतौर पे जो इतिहास में दक्कन शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो हम लोग कृष्णा नदी तक का जो इलाका है, ठीक है ना, यानी दक्षिण में, और ऊपर में आप अगर देख लीजिए तो विंध्याचल, क्या ये मैप दिमाग में है, इसके मध्य का जो इलाका है, इसके बीच का जो इलाका है, यही क्या कहलाता है? दक्कन। देखिए एक्चुअली में अगर भारत के नक्शे को देखेंगे आप, थोड़ा सा बना ही देते हैं ताकि आपको बहुत स्पष्ट से समझ में आ जाए कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत को थोड़ा सा आप अपने मस्तिष्क में जो है वो देख लीजिए। इतना समझ गए कि प्रायद्वीपीय भारत है ये। अब देखिए कि इसमें जो ये वाला जो भाग है, ठीक है ना, ये पठारी भाग है, यानी उभरा हुआ ब्लैक है, जमीन से पठारी इलाका है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर जो है क्या है, तो विंध्याचल है, और यहां पर कृष्णा, यही ना है। इसको हम लिखे देते हैं विंध्याचल, और इसको लिखे देते हैं कृष्णा। तो दक्कन को एक्चुअली बोलते हैं डेक्कन, डेक्कन ट्रैप, यानी फंसा हुआ। ट्रैप का मतलब क्या होता है? फंसा हुआ भाग, समझ गए? तो आप देखिए उत्तर में जो है नहीं, मतलब स्थलीय भाग है, ठीक है। इस साइड में पूर्वी घाट में स्थलीय भाग है। उसके बाद इधर भी कृष्णा के का जो नदी है तो उसका डेल्टाई भाग, और उसका जो तराई माने उसके दोनों तरफ का जो मिट्टी वाला भाग है माने उपजाऊ भाग है। इधर भी पश्चिमी घाट के तरफ भी उपजाऊ भाग है, और ये बीच में इन चारों तरफ से एक पठारी भाग उभरा हुआ है। तो इसको उपजाऊ भागों ने ट्रैप कर लिया है। ये उपजाऊ नहीं है, बात को समझिए। लेकिन सोनू भाई ये उपजाऊ नहीं है, क्योंकि पठारी भाग है, इसके चारों तरफ जितनी भूभाग है वो उपजाऊ है। तो उपजाऊ भागों ने इसको ट्रैप कर रखा है, इसीलिए इसको डक्कन ट्रैप। तो डक्कन ट्रैप का निर्धारण दो तरीके से, एक भौगोलिक रूप से और एक जो है उसका स्थलाकृति के रूप से किया जाता है। भौगोलिक रूप से क्या हमने देखा कि विंध्याचल से कृष्णा के बीच के इलाकों को दक्कन ट्रैप आप बोल रहे हैं, और ये तो भौगोलिक रूप से हुआ। और उसके बाद स्थलाकृतिक रूप से ये कि इस क्षेत्र में जो पठारी भाग है वही दक्कन ट्रैप कहलाता है।
कितनी खूबसूरत बात। इस क्षेत्र में जो पठारी भाग है वही एक्चुअली में दक्कन ट्रैप कहलाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये तो भूगोल के बाद अब आइए इतिहास पर फिर आते हैं। तो इसी को दक्कन कहा जाता है। इस क्षेत्र में जो दक्कन के क्षेत्र में जो दो क्षेत्र थे, अहमदनगर और पूना, इन दोनों क्षेत्रों में 1875 ईस्वी में जो किसान थे यहां के, निम्न कारणों से, इनका भी कारण देखिए, निम्न कारणों से आंदोलित हुए। और निम्न कारणों में क्या है साहब? के भूराजस्व की ऊंची दरें, दूसरा जो काउज है वह है किसान महाजनों के शिकंजे में। किसान महाजनों के शिकंजे में। तीसरा काउज जो है वो 1860 से 64 का अमेरिकी गृह युद्ध। ठीक है। अब पहले इसको इतना बातों को हम लोग समझ लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। कि दक्कन का अर्थ हमने समझाया आपको। अब इस दक्कन में तो बहुत सारे क्षेत्र थे, लेकिन मुख्य रूप से अहमदनगर और पूना का इलाका आंदोलित हुआ। तो अहमदनगर और पूना के इलाके के आंदोलित होने के पीछे कारण क्या था, यह समझने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये कारण आज भी वहां उपस्थित है। आज भी भारत में किसानों के द्वारा आत्महत्या करने की घटना आप जो सुनते हैं वो महाराष्ट्र में ही होता है। और आज भी सबसे सूखा ग्रस्त इलाका जो है, पानी का शॉर्टेज जो है, वो इसी इलाका में। तो ये जो समस्या है ना, ये भौगोलिक प्रदत्त है, जिसने राजनीतिक रूप या आर्थिक रूप ले लिया है। तो जब तक भौगोलिक परिस्थितियों के द्वारा उत्पन्न समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं किया जाता है, तब तक इस क्षेत्र के किसानों का कभी कल्याण नहीं होगा। तो भौगोलिक प्रदत्त सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो जलाभाव। तो जल का कोई ना कोई व्यवस्था किया जाए वहाँ, मतलब नहरें ले जाई जाए, नदियों को काट करके उससे शाखाएं निकाल के उसके पानी ले जाया जाए। साथ ही साथ कुछ दूसरे क्षेत्रों से जहाँ जल है वहाँ से पाइप के माध्यम से पहुँचाया जाए। जैसे पूना में ये काम किया गया, तभी पूना जीवित है। आपको पता होना चाहिए पूना में कोई जल नहीं है। कहाँ से जाता है? बम्बई से जाता है। और तब पूना जो है एक औद्योगिक शहर के रूप में स्थापित है। इसी प्रकार से कुछ प्रशासनिक उपाय करने की जरूरत है। प्रशासनिक उपाय क्या आप कर सकते हैं भाई? तो किसानों को राहत दिया जाए, ऋण दिया जाए, ऋण माफ किया जाए, इस पर पैनी दृष्टि रखी जाए। तो ये सब चीजों से उत्पन्न होने वाले विद्रोहों को या भौगोलिक या आर्थिक परिस्थितियों से किसानों द्वारा किए जा रहे आत्महत्याओं को रोका जा सकता है।
तो ये मूल तथ्य को जो 1875 में उभर करके आया था, उसको समझाने से पहले ये बात हम समझा देना चाहते थे कि ये समस्या दो रूपों में है, एक भौगोलिक है और दूसरा आर्थिक है। क्लियर? तो अब देखिए कि दक्कन का जो अहमदनगर और पूना का जो इलाका था जिसके बारे में हमने बताया, उसके किसान उस समय 3 कारणों से उनके दिलों में असंतोष था। उसमें पहला था भूराजस्व की ऊंची दरें। अब भूराजस्व की ऊंची दरें को समझने के लिए इस क्षेत्र के भूघृती पद्धति, लैंड टेनर सिस्टम को समझना होगा। आपको ब्रिटिशकालीन भूराजस्व नीति पढ़ाने के क्रम में हमने उसी समय समझाया था आपको कि पूरा दक्षिण भारत रैयतवाड़ी व्यवस्था के अधीन था। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था के अधीन क्यों था? तो यहां बिहार, बंगाल या यूपी के तरह भूखंड का कोई एक इकाई, एक यूनिट कभी नहीं रहा था वहां। और नहीं रहने के पीछे कारण क्या था कि दक्षिण भारत में पठारी क्षेत्र होने के कारण भूमि ज्यादा उर्वर नहीं थी, पहली बात। दूसरा कि एक प्रकार का फसल वहां नहीं होता था। तीसरा कि फसल जहां होता भी था मात्रा बहुत कम था। अर्थात धरती से अन्न उपजाना एक जीवन निर्वाह प्रणाली थी, लाभदायी या व्यवसायी प्रणाली नहीं थी दक्षिणी भारत में। तो उससे बहुत कम राजस्व वसूल होता था, इसलिए शासक भी उस ओर बहुत ध्यान नहीं देते थे। और ऐसी परिस्थिति में जिस व्यक्ति ने भूमि को उपजाऊ बना करके जोतना शुरू कर दिया, भूमि उसी की मानी गई। यानी जो रैयत अन्न उपजाने में सफल हुआ, भूमि का मालिक वही हुआ, इसीलिए वहां की व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। और इसमें क्या हुआ कि जो भूमि उपजाएगा मालिक वही होगा। तो इसका मतलब क्या था कि प्रत्यक्ष रूप से वहां के रैयतों से ब्रिटिश शासन भूराजस्व की वसूली करती थी। अब वसूली करती थी तो इसकी दर काफी ऊंची थी, और इस ऊंची दर को अदा करना जो है वो वहां के किसानों के लिए संभव नहीं था। तब किसान किस जाल में फंस गए? तो किसान महाजन के जाल में फंस गए, सूदखोरों के जाल में फंस गए। कि वो क्या करते थे कि भूराजस्व की वसूली के लिए जो है वो सेठ, साहूकार, महाजन से कर्ज लेते थे और उससे भूराजस्व की वसूली करते ताकि मेरी जमीन बची रह जाए। ये मामला था। अगर वो भूराजस्व की वसूली भूराजस्व नहीं चुकाते तो ब्रिटिश अधिकारी क्या करता? उसकी जमीन को नीलामी करके उसे वसूल कर लेता। फिर से बचने के लिए ऋण के दुष्चक्र में अहमदनगर और पूना के किसान फंसते चले गए। और ये व्यवस्था आज भी है वहाँ, जो आज हम पढ़ा रहे हैं। तो लगभग समझ जाइए कि 150 वर्ष लगभग गुजरने को है, लेकिन इस समस्या का समाधान स्वतंत्र भारत की सरकार के द्वारा भी नहीं किया गया, जो काफ़ी एक शोचनीय विषय है। उस समय अंग्रेजों पर हम दोषारोपण कर सकते थे, विदेशी थे, शोषक थे। आज उनका शोषण कौन कर रहा है? तो ये एक प्रश्न है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यहाँ पर यह है कि आज़ादी हमारी निरर्थक है। जो आर्थिक स्वतंत्रता है वो नहीं मिल रहा है पूना और अहमदनगर के लोगों को, इसलिए उनके लिए ये आज़ादी बेमानी हो जाएगा। वहाँ के लोगों के लिए आज़ादी ये था कि अंग्रेजों के समय में जो शोषण हो रहा था वो अब आज़ाद भारत में वो शोषण न हो, आज़ाद भारत की सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करे। क्लियर? तो हर वर्ग के लिए, हर लोगों के लिए स्वतंत्रता का, इंडिपेंडेंसी का अलग मीनिंग होता है। ठीक है? अब देखिए ऐसे में ये तो दूसरा काउज आपको बताया। तीसरा है 1860-64 का अमेरिकी गृह युद्ध ने भी इस उपद्रव को प्रभावित किया, या उस उपद्रव को होने में महती भूमिका अदा की। और ये क्या था? तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में उस समय एक राष्ट्रपति था जिसका नाम था अब्राहम लिंकन। देखिए फैक्ट्स जब आपके पास धीरे धीरे ज़्यादा आने लगेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा पढ़ाई में।
शुरुआती दौर में फैक्ट्स बहुत कम रहते हैं तो आकर्षण नहीं रहता है विषय के प्रति। जब धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके पास फैक्ट्स चले जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। इसलिए कुछ समय तक बर्दाश्त कीजिए, सभी फैक्ट्स को पढ़िए, जानिए, क्लास में समझिए, होमवर्क करके समझिए, और तब पढ़ाई का अपना मज़ा होगा। तो अब देखिए कि गृह युद्ध का क्या मामला है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो 1776 में आज़ाद हुआ था, तो वो एक्चुअली में व्यवस्था के तहत जो था वो संयुक्त राज्य अमेरिका 2 भागों में बटा हुआ था। जो ये संयुक्त राज्य अमेरिका आप देख रहे हैं यहाँ इस मैप में, ये ग्रीन वाला, तो ये 13 उपनिवेश में 20 में कैसे बाउंड्री डाली है, तो ये संयुक्त अमेरिका का उत्तरी भाग हुआ, ये संयुक्त अमेरिका का दक्षिणी भाग हो गया। आप समझ गए इस बात को। अब देखिए उत्तरी भाग जो संयुक्त अमेरिका का था वो पूर्ण रूप से औद्योगिकीकृत था, इंडस्ट्रियलाइज था, और दक्षिणी भाग जो था यूएसए का वो पूर्ण रूप से जो है था वो कृषि प्रधान था। और यहाँ का जो कृषि प्रधानता थी उसके लिए दास प्रथा काफी अनुकूल था। दूसरे शब्दों में कहिए तो यूएसए का जो उत्तरी भाग था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण समृद्ध था, प्रोस्पेरस था, और जो दक्षिणी भाग था वो दास प्रथा के कारण प्रोस्पेरस था। दोनों प्रोस्पेरस थे, लेकिन दास प्रथा इंडस्ट्रियलाइजेशन का विरोधी था। दोनों व्यवस्थाएं एक समान तो थी नहीं। तो अब्राहम लिंकन देश के समावेशी विकास के लिए उसने कहा कि दास प्रथा को खत्म होना चाहिए। तो इस प्रथा के समाप्ति जैसे ही घोषित किया अब्राहम लिंकन ने, तो इसके विरोध में अमेरिका में गृह युद्ध हो गया, सिविल वार। और ये गृह युद्ध 60 से 64 ईस्वी तक चला, 1860 से 64 तक। बात समझ में आई इतनी। अब ये चला तो अमेरिका से ही जो है वो ब्रिटेन को या अन्य देशों को जो है वो कपास की प्राप्ति होती थी। जो दास थे वो कपास की खेती करते थे अमेरिका में। तो उस समय कपास की पूर्ति यही अहमदनगर और पूना के क्षेत्रों के किसान अमेरिका में कर रहे थे। बात समझ में आई। आज भी अहमदनगर और पूना में क्या होता है, कपास ही होता है। पढ़े हैं ना, महाराष्ट्र और गुजरात का इलाका में सबसे ज्यादा कपास पैदा होता है, कॉटन पैदा होता है। तो ये भौगोलिक परिस्थिति कपास कॉटन के लिए फेवरेबल है। इसमें क्या भाई 4 वर्षों में किसान की आय काफी अच्छी हो गई अहमदनगर और पूना की। लेकिन 64 में जैसे ही गृह युद्ध खत्म हुआ वैसे ही क्या हुआ कि फिर जो है वो किसान की आय कम हो गई और किसान साहूकारों के चक्कर में पड़ने लगे। तो जब कुछ आदमी को मिल जाता है ना और उसके बाद अभाव होता है तो फिर वो व्यक्ति विद्रोही हो जाता है। ये सामान्य सा नियम है। मजा शेर को अगर खून का मिल गया तो फिर वो लड्डू थोड़ी खाएगा, वो आप ही पर अटैक कर देगा। तो अहमदनगर और पूना के किसानों को अब धन का लोभ मिल गया था, इसलिए उनके लिए क्या था कि अब अधिक लाभ के लिए संघर्ष किया जाए। ठीक है। तो यहां परिस्थिति ये हुई कि जो समस्या था उसका हिंसात्मक समाधान किया गया। तो उसमें एक घटना आपको देखना होगा कि सिरूर तालिका के करडा गांव में 1874 ईस्वी में, सिरूर एक तालिका है अहमदनगर में, तालुका है, उसका एक गांव है करडा। क्या? करडा, करडा गांव। ठीक है। यहां एक महाजन था कालूराम। महाजन कालूराम का मामला, कालूराम का मामला।
अब क्या हुआ कि स्वाभाविक सी बात था कि महाजन कालूराम ने पैसा दिए थे एक किसान को, और उसका रेट काफी बढ़ गया था ब्याज का, तो उसने मुकदमा कर दिया किस पर? उस किसान पर, और कोर्ट ने कालूराम को डिग्री दे दी। किस बात की डिग्री? उसके मकान पर कब्जा करने की डिग्री। गांव वालों ने बहुत समझाया कि देखो हालात ठीक नहीं है कालूराम, डिग्री मिल गया, अगर तुम कब्जा लोगे तो अब हम लोग सब एक हो गए हैं, तुम्हारा सोशल बाइकाट हो जाएगा। तो कालूराम ने तो कब्जा ले लिया, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया में क्या हुआ कि इस कालूराम का सामाजिक बहिष्कार हुआ। सामाजिक बहिष्कार जो हुआ वो सिर्फ करनाह गांव में ही नहीं हुआ, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र में फैल गया। संपूर्ण क्षेत्र में फैल गया। मतलब अहिंसात्मक सामाजिक बहिष्कार। अब देखिए, ये जो सोशल डिसऑर्डर होता है किसी भी क्षेत्र में, तो ये मारामारी से ज्यादा प्रभावी होता है। अगर मान लिया जाए जीतू रंजन कि आपके घर में आपके पापा मम्मी दादा भाई बहन सब आपका सामाजिक बहिष्कार कर दे, खाना उना बना रहे हैं, जाओ निकाल के खाओ अपना, कोई बात ही आपसे ना करे, इसका आप पर असर क्या पड़ेगा? आप टूट जाइएगा। और जो लोगों का डिमांड है वो कैसे का चाहा है, तो नहीं सब बोल, तो हाँ बढ़िया से पढ़ो बाबू, तब तुमसे सब बातचीत करेगा। तो इतना कड़ा प्रहार आप पर होगा कि आप बढ़िया से पढ़ना शुरू कर दिएगा। नहीं भाई, मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, मेरे भाई बहन सब हमसे अनवाइड हो गए हैं, तो इसलिए अब हमको पढ़ना पड़ेगा। और वही मारा पीटी आपसे अगर करते तो उसका जवाब था आपके पास, दोनों अपना एनर्जी लॉस कर देते उसके समाधान के लिए। इसलिए किसी बड़े से बड़ा समस्या के लिए ये जो रेमेडीज है, यानी अहिंसात्मक बहिष्कार का या कह लीजिए सामाजिक बहिष्कार का, वो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जानते हैं कि कालूराम के मामले में जो ये करड़ा गांव से शुरू हुआ और संपूर्ण अहमदनगर और पूना के क्षेत्र में मड़वाड़ियों का, बनियों का या साहूकारों का या सेठों का जो सामाजिक बहिष्कार हुआ, तो ये लोग इतने जीवट प्राणी थे कि यहाँ ये सफल नहीं हो पाया। पर ठीक करे, क्या करो, कुछ दिन खाए पीएंगे अपना, नहीं तो दूसरी जगह चले जाएंगे। तो जो आम नियम सोशल डिसऑर्डर का होता है, सामाजिक बहिष्कार का होता है, उसको जब लागू किया गया अहमदनगर और पुणे में, तो यहां भी सफलता नहीं मिली। तब क्या हो गया कि जब इस सामाजिक बहिष्कार से सफलता नहीं मिली, किसको? अहमदनगर और पूना के किसानों को। तब क्या हुआ? तब ये आंदोलन हिंसात्मक हो गया। क्या हो गया? हिंसात्मक आंदोलन हुआ। हिंसात्मक आंदोलन हुआ। तो कहां से हुआ साहब? कि 12 मई 1875 की बात है। 12 मई 1875। कहां? तो भीमथरी तालुका,
भीमथरी तालुका का एक गांव है सूपा, यह सूपा बाजार है, ठीक है। यहां आंदोलनकारियों ने इस बाजार पर आक्रमण कर दिया और जो सेठ साहूकार थे उनके घर, दुकान, बही खाते, ये जितने थे ये सबको क्या किया, जला दिया। अब इतना तीव्र था ये कि 1879 में 1879 में दक्कन राहत अधिनियम पारित किया गया और वहां के किसानों को जो है वो राहत दी गई, किसके खिलाफ में, सेठ साहूकारों के खिलाफ। तो ये भी जो दक्कन उपद्रव था वो उपद्रव आपके ब्रिटिश सत्ता या जमींदारों के खिलाफ नहीं था, ये भी विद्रोह या उपद्रव किसके खिलाफ था, तो उस समय की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के खिलाफ था। तो छात्रों, यहाँ तक का जो आंदोलन है इसमें मुख्य रूप से आप लोगों ने 3 आंदोलन को रखना है, और भी हुए हैं लेकिन महत्वपूर्ण 3 है। नेचर के हिसाब से अगर आपसे पूछेगा तो इन तीनों को डालना पड़ेगा, एक नील आंदोलन, एक पाबना विद्रोह और तीसरा दक्कन दंगा। ये तीनों ऐसे थे कि जो ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ नहीं थे बल्कि जो उस समय की व्यवस्था थी उस व्यवस्था के खिलाफ थे। ब्रिटिश शासन ने उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया तो लोगों ने भी आंदोलन को समाप्त कर दिया। तो किसान आंदोलन का एक क्षण ऐसा भी था जो ब्रिटिश विरोधी नहीं था, वो पीरियड यही था, वो आंदोलन यही थे। तो अब अगले क्लास में जो हम लोग मिलेंगे तो तीसरा चरण जो होगा जिसमें द्वंद्वात्मक आंदोलन था उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।